आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 5 है। इससे पहले भाग 4 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बाद लगभग 1 या 2 चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर बहुत लंबा है। और उसके बाद हम लोग पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा और एक बात, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पेपर 4 बहुत सारे बच्चे कर रहे थे स्टार्ट करने के लिए। पेपर 4 में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 5 से 6 चैप्टर है, और वो भी सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही हम लोग पेपर 4 पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग और उसमें 5-6 चैप्टर कैसे हुए हैं, 3-4 चैप्टर का एक में मिला दिए हैं। वो एक को चैप्टर हो गया है, जैसे 3-4 को छोटे छोटे चैप्टर है, उनको मिलाकर एक चैप्टर में कर दिए हैं, तो वही 6-7 चैप्टर में निपट जाएगा सब पेपर 4। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मुगल काल लिखे हैं, यहाँ पर शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, मुगल काल में शेर शाह सूरी एंट्री कैसे कर सकता है? देखिए, मुगल काल में मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुगल वंश की तो विदाई समारोह हो गया था। किसने विदाई समारोह करवा दिया था? हुमायूं ने। जब हुमायूं 1540 में, यहाँ पर हुमायूं 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध हारा, तो बिलग्राम के युद्ध हारने के बाद वो दिल्ली तोड़े पहुंचा। ये कहाँ पहुंचा? अब अपने भागने लगा, क्योंकि दिल्ली तो कौन पहुंचेगा? शेर शाह सूरी। बिलग्राम का जो युद्ध था, या कनौज का युद्ध के नाम से भी जानते हो, किसके किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। तो हुमायूं हारा, और हारने के बाद क्या वापस दिल्ली जाएगा कि फिर पीट देगा दिल्ली जाने पर? ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी कहाँ पहुंचा? दिल्ली, क्योंकि अपना सत्ता तो अब स्थापित हो गया। और वहां से भागने लगा कौन? हुमायूं। हुमायूं भागने के बाद शादी किया हमीदा बानो से। शादी करने के बाद उसने अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ शरण लिया कि हमको अपने यहाँ जगह दीजिए। बीरसाल के यहाँ कि हमारी पत्नी भी हो गई है, हम भी हो गए हैं। और एक बात, उनका एक बच्चा का जन्म भी होने वाला था। तो उसने क्या किया, बीरसाल के यहाँ शरण मांगा। तो बीरसाल ने अपने किला में उसको जगह दे दिया। और उसके बाद वहाँ पर जन्म हुआ किसका? अकबर का। और उसके बाद हुमायूं कहाँ निकल गया? वहीं पर उनको अमरकोट के राजा बीरसाल के ही महल में छोड़कर कहाँ निकल गया? ये ईरान की तरफ, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान होते हुए ईरान की तरफ निकला अपना सैनिक व्यवस्था जुटाने के लिए। और इधर क्या हो रहा था? इधर शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शेर शाह सूरी जब जीता, उसके बारे में तो समझ लिए थे ये पिछला भाग में कि क्या क्या हो रहा था। शेर शाह सूरी के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में भी समझ लिए थे। इसने कैसे बाबर की भी सेना में युद्ध लड़ा, महमूद लोदी के भी सेना में युद्ध लड़ा, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, सब कुछ हो गया था। और बाबर ने हुमायूं को समझाया भी था कि इससे सावधान रहना, लेकिन हुमायूं समझा नहीं। तो क्या हुआ? तो ऐसे शेर शाह सूरी ये तो जीत गया। और जीतने के बाद 1540 में इसकी सत्ता स्थापित हो गई। कहाँ पर? ये बिलग्राम का युद्ध, यानी कन्नौज का युद्ध जब जीता। कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद, क्या हुआ? युद्ध जीत गया तो दिल्ली पर सूर्यवंश का शासन स्थापित हो गया। सूर्यवंश का शासन स्थापित हो गया। शासन स्थापित हो गया। अब देखिए, शासन स्थापित हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ, इससे पहले जो हुमायूं शासक था, तो हुमायूं के पास बहुत सारी समस्याएं थी। हुमायूं के पास क्या था? बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत लोग आक्रमण कर रहे थे ना, और ये भी बहुत लोगों पर आक्रमण कर रहा था। तो क्या हुमायूं अब यहाँ से हटा? हुमायूं हट गया। अब आ गया कौन? शेर शाह सूरी। तो क्या जो आक्रमण हुमायूं पर कर रहे थे, अब शेर शाह सूरी पर आक्रमण नहीं करेंगे? देखिए, किसी का सत्ता आपको मिलता है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि उसकी परेशानियां आपको नहीं मिलेगी। उसकी परेशानी भी मिलेगी। जितने दुश्मन उसके होंगे ना, उतने आपके भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्ता जब आप लिए हैं, दुश्मन क्यों हो रहे थे? हुमायूं से किसी की दुश्मनी थोड़ी थी, उसके सत्ता से दुश्मनी था ना। जो राजा बना था, राजा से दुश्मनी होता है ना। अब देखिए, एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा है, तो वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से थोड़े किसी की दुश्मनी होता है। दुश्मनी उस देश से होता है, और देश में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुश्मनी उससे हो जाता है। तो ठीक वहां पर भी ऐसे ही था। अब जितनी भी समस्याएं उसके पास थी, हुमायूं को जितना आक्रमण हो रहा था, अब इस पर होने लगा। अब देखिएगा, इसका भी समय, कुल युद्ध करते करते ही इनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा, और समय से पहले निपट जाएंगे ये। देखिएगा कैसे निपटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये 1540 में युद्ध जीता। 1541 में इसको गखरों से युद्ध हो गया। गखर, ध्यान रखिएगा, गखर जनजाति ये क्या थे? ये मुख्यतः एगो तो साहसी बहुत ज़्यादा थे।
साहसी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और छोटे छोटे जनजाति ये थे, फिर भी इतने बड़े साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस रख रहे हैं, मतलब साहसी तो होंगे। ये लोग साहसी थे और साथ में ये लूटपाट करने वाले थे, लूटपाट करने वाले, लूट कर निकल जाते थे। अब बड़ा सा आपका साम्राज्य है, आज छोटे से मान लीजिए इतना बड़ा आपका साम्राज्य है और यहाँ से कोई लूट कर भाग गया, यहाँ से अब आप समझिए ना, ऐसे समझ लीजिए ना, आप गाँव में रहते होंगे ना, आपका बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, उधर से कोई आया और यहाँ से कुछ तो छोटा सा आप कुछ फसल लगाए हैं, यहाँ से तोड़ ओड़ कर भाग गया, क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे क्या उसका? कुछ कर लेंगे? रात को कभी आ गया या कभी दिन में कभी आ गया और यहाँ से तोड़ कर और भाग गया, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही ये गखरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कौन परेशान हो गया था? ये शेरशाह सूरी। ये युद्ध तो ये गखर हार जाते थे और भाग जाते थे, हार कर भाग जाएंगे, क्या कर लेंगे? ये जब देखेंगे हारने लगे तो भाग जाएंगे, कुछ कर लेंगे क्या? इनका कुछ नहीं कर सकता था ये शेरशाह सूरी। हरा तो देता था, इनका शक्ति कम तो कर दिया। इसके कारण इसने क्या किया, एक रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ का किला, ध्यान रखिएगा, गढ़ का किला का निर्माण करवाया इन्हीं के कारण, इन्हीं से बचने के लिए, गखरों से। फिर 1542 में मालवा के साथ, क्योंकि अब राजा था, देखिए राजा के पास कोई काम थोड़े होता था, राजा के पास दूसरा काम नहीं होता था लड़ाई करने के सिवा। बाकी जो प्रशासनिक जिम्मेवारी ये सब छोटे छोटे मंत्री होते ही थे, अलग अलग विभाग इसने बनाया था, ये सब विभाग बनाया था। जिस तरह से अकबर था ना, अकबर का शासनकाल आप आगे देखेंगे, अभी तो पढ़े नहीं होंगे आप, पार्ट 2 में आपको पढ़ना होगा। जब अकबर का शासनकाल देखेंगे ना, कितना जबरदस्त उसका शासनकाल था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बढ़िया था। ठीक ऐसे ही इसका प्रशासनिक व्यवस्था था। अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है इसको, किसको? शेरशाह सूरी को, याद रखिएगा, अकबर का पूर्वगामी इसको कहा जाता है, पूर्वगामी। किसको? किसका? अकबर का। अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। क्यों अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है? क्योंकि अकबर जैसा ही सेम टू सेम ये था, यानी इसको कह सकते हैं इसके जैसा अकबर था। किसके जैसा? शेरशाह सूरी के जैसा, क्योंकि शेरशाह सूरी पहले था ना। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1540 से 45 तक, मात्र 5 सालों का ही शासनकाल ही इसका रहा। इसके बाद ये निपट गए। अब देखिए कैसे निपटेंगे। 1542 में मालवा के शासक, मालवा, इसने मालवा पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक बहुत कमजोर था, क्या था? शासक बहुत कमजोर था, और इसके बाद मालवा भी जीत गया। 1543 रायसीन के किला पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा पुनर्मल थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ का राजा कौन था? पुनर्मल, ध्यान रखिए। यहाँ के राजा को, पुनर्मल को, माना यह जाता है कि ये भी बहुत ताकतवर था, ध्यान रखिएगा। तो 1543 में आक्रमण किया शेरशाह सूरी ने ये रायसीन के किला पर, तो ये माना जाता है कि पुनर्मल को धोखे से इसने हराया था। इतना बड़ा शासक होकर धोखे से पुनर्मल को हराया था, तो ये कलंक के रूप में माना जाता है। ये रायसीन जब जीता तो इसके नाम पर कलंक लग गया था, ध्यान रखिएगा, कलंक। और यहाँ पर हुआ ये था कि जो भी पुनर्मल को हारने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद, जो भी इनके किला में जितनी भी महिलाएं थी, सबने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया। जौहर समझते हैं? जौहर पहले समझाया भी होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार और समझा देते। जौहर क्या होता था कि मान लीजिए ये किला हो गया, ठीक है, जब भी मान लीजिए कोई बाहरी वाला आक्रमण करता था और हराते हराते यहाँ पर राजा को अगर मार दिया, किला के बाहर, मान लीजिए किला के बाहर निकला या किला में ही राजा को मार लिया, तो सभी महिलाएं एक जगह एकत्रित होती थी। जब पता चल जाता था कि किला पर आक्रमण हो गया, तो सारी महिलाएं, जितनी भी किला में महिलाएं होंगी, सब एक जगह एकत्रित हो जाती थी, और एक बड़ा सा गड्ढा बनाया रहता था, गड्ढा, और उसमें क्या जला दिया जाता था? आग। और महिलाएं देखती थी कि अब युद्ध हार गए हैं, अब वो आने वाले हैं हमारे पास, जो भी बाहरी आक्रमणकारी हैं महिलाओं के पास आने वाले हैं। तो ये महिलाएं क्या करती थी? ये बहुत ही गहरा गड्ढा होता था और उसमें आग लगा दिया जाता था, और ये महिलाएं क्या होती थी? इसी में कूद जाती थी, इसी को जौहर कहा जाता है। अब उसमें कूदने के बाद निकलने का कोई चांस नहीं होता था, तो ये कूद जाती थी, जौहर का मतलब इनकी सबकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ पर महिलाओं ने क्या कर लिया था? जौहर। यही कलंक के रूप में माना जाता है शेरशाह सूरी के ऊपर। शेरशाह सूरी ने ये जीत गया था। आगे बढ़ते हैं 1544 में इसने मारवाड़ पर आक्रमण किया। कहाँ पर? मारवाड़ पर। उत्तरी राजस्थान वाले कुछ क्षेत्रों, मारवाड़ के अंतर्गत यही आते थे। तो मारवाड़, और भी थोड़ा बहुत क्षेत्र आते थे। मारवाड़, ध्यान रखिएगा, मारवाड़ पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा ठीक ठाक ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने से क्या होगा? और इसमें बहुत ज़्यादा धन इसका खर्चा हुआ था। शेरशाह सूरी ने कहा था कि हमारा जितना भी धन खर्चा हुआ है, उसका कुछ भी हिस्सा यहाँ से नहीं मिला, राजस्थान से कुछ भी नहीं मिला। देखो आक्रमण क्यों करते थे? आक्रमण क्यों? धन के लिए किया जाता था ना। आक्रमण इसलिए थोड़े कि हमारा सब जमीन हमारे अंदर आ जाए, इसीलिए तो जमीन लेकर क्या करेंगे?
कोई भी जमीन लेकर क्या करेगा, जमीन इसलिए लिया जाता है कि अगर उपजाऊ जमीन है तो उपजाऊ जमीन है तो लोग उस पर खेती करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो मेन उद्देश्य अंतिम पैसा ही होता है। या लोग रह रहे हैं और उस पर आक्रमण करेंगे तो लोग हमारे अंडर आ जाएंगे, वो सब कर हमको देंगे, मेन उद्देश्य पैसा होता है। तो यहाँ से राजस्थान वाले क्षेत्र में ना ज़्यादा उपजाऊ भूमि था, ना कुछ था, ना ज़्यादा लोग थे। तो यहाँ पर उसको लोग थे लेकिन उतना जितना उम्मीद किया था, जितना पैसा खर्च किया इस युद्ध को जीतने में, उतना उसको नहीं मिल पाया। ध्यान रखिएगा, किसको, शेरशाह सूरी को। आगे देख रहे हैं कैसे युद्ध हर साल ये युद्ध लड़ रहा है, हर साल ये युद्ध लड़ रहा है। कितना खतरनाक है, इसके आस पड़ोसी कितने मतलब परेशान हुए होंगे, किसी पर भी आक्रमण कर देता था। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। एक युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दोनों तरफ को नुकसान होता है। युद्ध लड़ने वालों को भी, युद्ध मतलब जीतने वालों को भी और हारने वाले। बॉक्सिंग रिंग नहीं देखे हैं? बॉक्सिंग रिंग में क्या होता है, जीतने वाला है, हारने वाला होता है, तो मुक्का दोनों को बचता है ना। ऐसा थोड़े होता है कि हारने वाला है किसी ज़्यादा मुक्का खाया है और जीतने वाला का तो बिल्कुल लगा ही नहीं है। जीतने वाला की भी हालत ख़राब हो जाता है और हारने वाला का भी हालत ख़राब हो जाता है। या मैच भी आप देखे होंगे तो दोनों तरफ के खिलाड़ी जो होते हैं, दोनों तरफ के खिलाड़ी थके हुए होते हैं, दोनों तरफ के खिलाड़ी का मानसिक स्थिति हिला हुआ होता है। अंतिम युद्ध ये मैच जीतने वाले को भी और मैच हारने वाले को कितना दिमाग लगाना पड़ता है, सबका मानसिक स्थिति अंतिम में हिल जाता है एकदम। तो यही होता है। आगे अब 1545 में क्या हुआ, देखिए क्या किस चीज़ के लिए यहाँ पर 1545 में यहीं पर मृत्यु हो गया। कालिंजर, ध्यान रखिएगा, कालिंजर के किला पर इसने आक्रमण किया। आप कहेंगे कालिंजर के किला पर आक्रमण क्यों किया? यहाँ का एक महत्वपूर्ण कारण था, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण कारण क्या था? कालिंजर का राजा का जो नाम था कीरत सिंह नाम था। यहाँ का राजा कौन था? कीरत सिंह। अब इसके पास जो थी नृत्य करने वाली जो डांसर थी, जिनको नृत्य करने वाली दासिया जिनको कहा जाता है, नृत्य मतलब डांस करने वाली दासिया बहुत बेहतरीन थी, एकदम डांस करने वाला। ये शेरशाह सूरी ने सुन रखा था कि यहाँ पर कीरत सिंह के यहाँ डांसर बहुत बेहतरीन है, डांस करने वाली जो दासिया है बहुत बेहतरीन है। तो इधर से ये संदेश भिजवाया कौन? शेरशाह सूरी कीरत सिंह के पास कि क्या कीजिए, आपके पास तो डांसर बहुत अच्छी हैं, तो हमारे यहाँ भिजवाइए। कीरत सिंह ने कहा नहीं भिजवाएंगे, क्या कर लेंगे। इसने कहा कि तुमको पता नहीं हम कहाँ के शासक है, दिल्ली के पूरे शासक है। कीरत सिंह ने कहा कि डांसर तो नहीं भिजवाएंगे, इतना तो बात समझ लीजिए, ये सिर्फ हमारे किला में ही रहेंगी और ये बेहतरीन है तो ये हमारे यहाँ ही रहेंगी, आप कुछ भी इसके लिए कर लीजिए। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि हमको ये मना कर दिया, बताओ, इतने बड़े शासक को मना कर दिया, वो भी डांसर ये मांग रहा था। क्या? डांस करने वाली जो नृत्य करने वाली जो दासियाँ थी। इसने कहा कि चलो इधर से बारूद लेकर, बारूद तोप सब लेकर गया। कहा कि इसका किला को हम बारूद से उड़वाएंगे, हमको ना कहा है, इसके जितने भी सबको उड़वा देंगे, राजा सही जितने भी डांसर वांसर होंगे सबको उड़वाएंगे, चलो लेकर चलो, ये तोप लेकर चलो और हमारे सामने ही उड़ाना किला को। जैसे ये किला हो गया तो कहा कि हमारे सामने, नज़रों के सामने देखना चाहते हैं, हमारे किला को हमारे सामने उड़ाना है तुम लोगों को। इधर से तोप लेकर गया। हुआ ये ना कि ऐसे ही यहाँ पर तोप चलाने वाले इसके थे कि यहाँ से तोप चलाया गया, और तोप क्या हुआ, इस किला से टकरा कर और जो गोला फेंका गया वापस आ गया, किला से टकरा कर वापस आ गया। इन्हीं के जो सेना में था वो गिर गया और यहीं पर था शेरशाह सूरी के साथ में कई और भी मतलब वीर योद्धा थे जो सेनापति थे, और भी बहुत सारे सैनिक थे, सबकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं? इधर से लेकर गया गोला बारूद, इधर फेंकवाया कि फेंको इस हमारे सामने, एकदम किला को तहस नहस कर दिया जाए। ये इधर नहीं फटा, टकरा कर आ गया वापस, बहुत तेज में फेंकवाया था, टकरा कर वापस आ गया और आकर यहीं पर गिर गया। यहीं पर शेरशाह सूरी था, सबका चिथड़ा उड़ गया एकदम। चिथड़ा समझते ही हैं, अब बड़ा सा गोला गिरेगा तो चिथड़ा तो उड़ेगा ही, चिथड़ा सबका उड़ गया, बहुत सारे सैनिक मारे गए, ये भी इनका भी काम खत्म हो गया। और शेरशाह सूरी की यहीं पर हो गई मृत्यु 1545 में। तो 1545 में मृत्यु का कहाँ पर हुआ? कालिंजर के किले के पास में हो गया इनकी मृत्यु। आपको पता भी चल गया होगा क्यों मृत्यु हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, शेरशाह सूरी के बाद इसका बेटा का नाम था इस्लाम शाह सूर बना शासक। लेकिन एक दो बात और समझने वाली है। देखिए क्या समझने वाली बात है, शेरशाह सूरी जब राजा बना तो यहाँ से 1542 से इधर मतलब ये सोच लिया था कि हमारा जो मकबरा होगा वो बहुत ही बेहतरीन हो। मकबरा में क्या होता है, मुख्य रूप से जो शासक होते थे, सल्तनत काल के ही शासक आप देखेंगे ज़्यादातर, कि वो अपना जो उनका मकबरा जो बनता था
वो मकाबरा होता था कि मृत्यु होने के बाद उनको दफनाया जाता था और मकाबरा बहुत बेहतरीन बनवाया जाता था उसी पर। तो इसने अपना मकाबरा मृत्यु के पहले ही क्या किया, कहा कि नहीं हमारा मकाबरा मृत्यु के पहले ही बनेगा और हम बनवाएंगे अपने से बेहतरीन। तो मकाबरा बनवाना ये शासन स्थापित होते ही इसने चालू कर दिया था मकाबरा बनवाना। कहाँ पर, सासाराम में। कहाँ पर मकाबरा बनवाना, सासाराम, जो कि बिहार में है। तो सासाराम में इसने मकाबरा बनवाना चालू कर दिया था। लेकिन 15 से 45 तक इसका मकाबरा बनकर तैयार नहीं हुआ था। अभी ऊपर वाला गुंबज जो था वो बाकी ही था। और तब तक अचानक इसकी मृत्यु हो गई। ये क्या सोच रहा था कि हमारा मृत्यु इतना जल्दी हो जाएगा, ये सोच रहा था कि हमारा जो मकाबरा बनेगा बहुत ही बेहतरीन बनेगा और हम खुद से बनवाएंगे। तो बनवा भी रहा था खुद से मकाबरा। तो इसने 15 से 45 से मृत्यु हो गया और ऊपर वाला जो गुंबज था वो सिर्फ गुंबज बचा हुआ था। अगर आपने सासाराम का मकाबरा नहीं देखा है शेर शाह सूरी का, तो एक हमने वीडियो बनाया है उस मकाबरा के बारे में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस मकाबरा में बहुत ही बेहतरीन से बताएं कि मकाबरा कैसा था और अंदर तक एकदम दिखाए हैं। बहुत बेहतरीन मकाबरा था। मकाबरा के चारों तरफ कैसे कैसे मकाबरा बनाया गया है और मकाबरा ऐसा है कि वो तालाब के अंदर मकाबरा बनाया गया है। तो उसको बेहतरीन बहुत ही मकाबरा है, तो वो हम दिखाए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं। तो यही मकाबरा का ऊपर वाला गुंबज बाकी था। तो इसका बेटा जब इस्लाम शाह सूर बना तो इस्लाम शाह सूर ने क्या किया, उस मकाबरा को बनवाया, पूरा करवाया। मतलब उसमें इनको उसमें दफना दिया गया और उसको क्या करवाएगा, पूरा करवाएगा। और इस्लाम शाह सूर क्या बना, शासक बना। अब इनके बारे में थोड़ा सा प्रशासनिक इकाई के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि बिना प्रशासनिक इकाई इतना बेहतरीन हुए ही इतना अच्छा युद्ध कैसे लड़ सकते हैं, इतना जीत कैसे सकते हैं, आपका प्रशासन बेहतरीन नहीं होगा तो। चलिए प्रशासन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 15 से 45 में इनका काम निपट गया और निपटने के बाद देखते हैं आगे हम क्या था, क्या क्या बारे में इनके था। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या अंतिम इसका स्क्रीनशॉट सबका ले लीजिएगा। चलिए प्रशासनिक इकाई के बारे में देखते हैं। प्रशासनिक इकाई, ठीक है, इकाई उच्च कोटि का प्रशासनिक, सैनिक तो ज़्यादा नहीं थे लेकिन उच्च कोटि का प्रशासनिक इकाई था, ध्यान रखिएगा। उच्च कोटि का प्रशासन था, ध्यान रखिएगा। प्रशासन था। अब उच्च कोटि का प्रशासन था और प्रशासन केंद्रीकृत था। प्रशासन कैसा था, प्रशासन केंद्रीकृत था। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है कि राजा के हाथ में ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैनिकों की सबकी जिम्मेवारी राजा के ही हाथ में होती थी। लेकिन ये शेर शाह सूरी ने केंद्रीय प्रशासन तो रखा था कि अपने ही हाथ में कार्यपालिका, न्यायपालिका सबकी जिम्मेवारी अपने ही हाथ में रखा था। लेकिन कुछ छोटे छोटे विभागों का निर्माण किया था, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, क्योंकि ये तो टैक्स वसूलने तो जाएगा नहीं, ये टैक्स वसूलने नहीं जाएगा ना, न्याय करेगा। न्याय जो बहुत बड़ा होगा कि बहुत बहुत पेचीदा मामला हो गया, वही राजा के पास पहुंचता था। नहीं तो न्यायपालिका भी इसने बनवाया था। जो न्याय करने वाले थे, जो न्यायाधीश, उनकी भी नियुक्ति इसने किया था। ये सब कुछ था क्योंकि राज्य में बहुत सारे मामले ना आएंगे, हर रोज कुछ ना कुछ नया मामला आएगा जिसमें फैसला करना होगा, तो राजा फैसला करते चलेंगे। ये इधर इधर युद्ध लड़ने में दिमाग लगाएगा कि आपको न्याय करने में दिमाग लगाएगा। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका की जिम्मेवारी इसी के हाथ में थी। लेकिन सबके लिए अलग अलग विभागों का निर्माण किया था और अलग अलग तरीका के इसने, मतलब और एक बात, इसने क्या किया था, बड़ा सा साम्राज्य था तो इन साम्राज्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। कैसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था, समझिए ध्यान से। इसने क्या किया था, कैसे बांटा था, ग्राम के बाद यहाँ पर था परगना, उसके बाद था सरकार, उसके बाद था सूबा और सूबा के बाद था प्रांत। क्या था समझिए। यहाँ पर ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी और इसका प्रधान होता था मुखिया। अभी भी मुखिया का प्रचलन आप जानते भी होंगे। इसका प्रधान कौन था, मुखिया होता था। इसका प्रधान कौन था, मुखिया होता था। ग्राम का प्रधान, ग्राम का मामला, छोटे छोटे जो मामले थे वो ग्राम में निपट जाते थे, कहीं और नहीं आते थे। परगना, उसके बाद परगना था। सरकार जो था वो जिला को कहते थे। और ये छोटे छोटे ग्राम बहुत सारे गाँव मिलकर एक परगना बनता था, ठीक है। और वो बहुत सारे परगना मिलकर एक क्या बनता था, जिला बनता था। फिर सूबा, और सूबा का, हर सूबा का एक सूबेदार होता था। जैसे सूबा का मतलब एक छोटा सा राज्य समझ लीजिए, और छोटा सा राज्य नहीं कह सकते, राज्य तो प्रांत को कह सकते हैं। ये जिला मिलकर एक छोटा सा सूबा बनता था और एक सूबा के एक सूबेदार होता था जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता था। ये सूबेदार के पद पर राजा अपने पुत्र को नियुक्त करता था, या अपने कोई मित्र को नियुक्त करता था, या कोई योग्य सेनापति को नियुक्त करता था, और कोई योग्य को ही इस पर नियुक्त किया जाता था।
राजा अपने पुत्रों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर इस पद पर नियुक्त करता था। ये भी राजा की ही जिम्मेवारी निभाता था। ये सारे लोगों को देखता था कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब की जिम्मेवारी इसी के पास होती थी, सूबेदार के पास। इसको सूबा का जो प्रमुख होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। और बहुत सारे सूबा मिलकर एक प्रांत बनता था, ध्यान रखिएगा। तो यही था इसके बारे में और प्रांतों को मिलकर ये अपना केंद्रीय प्रशासन जो भी इसका क्षेत्र था वो बनता था। तो यहाँ पर हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि इसके बारे में ये कैसे ये ग्राम, परगना, सरकार, सूबा, प्रांत ये कैसे इसने विभक्त किया था। इसके बाद इसके बारे में कि इसने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई थी, क्या किया था, और भी प्रशासन के बारे में हम लोग को इसके बारे में समझना है, तो वो अगले भाग में समझेंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मतलब तो समझ में आ गया होगा।